हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी आदरणीय अनुराग जैन जी, एनएचआई के चेयरमैन आदरणीय संतोष यादव जी, एनएचआई डीसीएल के एमडी महमूद अहमद जी, हमारे डीजी सारंगी जी, जिन्होंने चयनकर्ता का काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, ऐसे पूरे जूरी मेंबर डॉक्टर सारस्वत जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स और सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों का हम आज गौरव कर रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो इंडियन हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे देश की और दुनिया के लोगों ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है, उन सब कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स, अधिकारीगण, जिन जिन लोगों ने इसमें परिश्रम किए हैं, उन सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। इसके साथ साथ विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में जो टनल आई थी, उसमें जिस प्रकार से एक संकट हमारे ऊपर आया था, पर हिम्मत और परिश्रम के साथ जिन लोगों ने अनेक दिनों तक संघर्ष किया, मेहनत की, परिश्रम किया और अपने जान की जोखिम लगाकर जिन्होंने वहां जो अटके हुए लोग थे उनको वापस लाने का कार्य किया, ऐसे हमारे देश के सभी वीर सपूतों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप में हम सबको अनेक सालों तक याद रखेगा। याद इसलिए रखेगा कि हमारे साथ काम करने वाले लोग कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना बड़ा काम कर सकते हैं, इसका एहसास हम सबको होगा। और इसी प्रकार का अच्छा कार्य हमने भी करना चाहिए, मैंने भी करना चाहिए, ये भाव इसके कारण अनेक लोगों के मन में निर्माण होगा। अभी डॉक्टर सरस्वत जी ने कहा था कि विशेष रूप से जो मलेशिया और अमेरिका से जो लोग उनको मिलने के लिए आए थे, उन्होंने रोड नेटवर्क की बहुत तारीफ की। बीच में मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारा जो नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क है, ये अमेरिका के बराबर बनेगा। तो मुझे एक अमेरिकन सज्जन, बहुत बड़े व्यक्ति है, जिनके नाम से आप सब लोग परिचित भी होंगे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो बात कही है उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे वो कहेंगे कि इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा इसमें आपने दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूं, 40 साल से अमेरिका में घूमता हूं, वहां की आबादी भारत की तुलना में बहुत कम है, पर आपका जो रोड नेटवर्क अब बन रहा है वो अमेरिका से भी अच्छा बन रहा है। इस बात को मैं सर्टिफाई करता हूं। मुझे लगता है कि ये नया रोड नेटवर्क जो बन रहा है, नई टनल्स बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये सब जो बातें हैं, ये निश्चित रूप से देश के लोगों के लिए गौरव का विषय बना है। 2 दिन पहले हमारे सेक्रेटरी और मैं रोड सेफ्टी के एक प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन जी के साथ थे। तो अमिताभ बच्चन जी मुझे कह रहे थे कि मेरी बहुत इच्छा होती है कि मुंबई से इलाहाबाद तक मैं खुद गाड़ी चलाकर वहां तक जाऊं। आपने इतने अच्छे रोड बनाए। आज हम जहां भी जाते हैं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, चाहे किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो हर जगह वहां के सभी लोग, ऑल पार्टी के एमपी, एमएलए,
जो अलग अलग पार्टी के हैं, हमारे विरोधी भी हैं, फिर भी ये कहते हैं कि रोड बहुत अच्छे बने हैं। और इसका स्वाभाविक रूप से श्रेय मुझे मिलता है, क्योंकि मैं विभाग का मंत्री हूं, वीके सिंह जी राज्य मंत्री है, तो लोग हमारा गौरव करते हैं। पर सही में मेरा इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई ये विनम्रता के भाव में नहीं कह रहा हूं, पर कभी कभी कैप्टन को क्रेडिट मिलता है, पर आप बैठे हुए यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारीगण, लेबर्स, कंसल्टेंट, डीपीआर कंसल्टेंट्स, अधिकारीगण, सेक्रेटरी तक सभी लोग रात दिन मेहनत करते, काम करते हैं। उनके कलेक्टिव टीम स्पिरिट का ये परिणाम है, और इसलिए इस श्रेय में भागीदारी आप सबकी है, ये मैं नम्रतापूर्वक नमूद करना चाहता हूं। एक बात जरूर है, मैं कोई मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर पिछले 7 साल से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 प्रोग्राम करता हूं। एक क्रीड़ा महोत्सव होता है, अभी एक 4-5 दिन पहले खत्म हुआ, जिसमें 70,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 66 ग्राउंड पर स्पर्धाएं चली, 6,000 पंच थे, और रात दिन कार्यक्रम चल रहे थे। फिर उसी समय हमारा एक एडवांटेज विदर्भ करके एक इंडस्ट्री के इसमें रोजगार के बारे में कार्यक्रम हुआ, वो भी बहुत बड़ी इवेंट हुई, बड़े बड़े लोग उसमें आए थे। और तीसरा कार्यक्रम उसके 15 दिन पहले सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, 17 दिन, रोज 50,000 लोग आते थे। और उसके पहले एक एग्रो विजन हुआ, जिसमें 5 लाख लोग आए। तो ये चारों कार्यक्रमों का आयोजक मैं था। तो मेरे पास जब लोग मिलने के लिए आते थे, तो मैं अपना रोज अपने अपने कार्य में व्यस्त रहता था। मैं एक भी कार्यक्रम में कहीं नहीं था, न कोई कार्यक्रम से मेरा संबंध था। विशेषता ये होती कि हर कार्यक्रम करने वाली 500-700 लोगों की टीम थी, और टीम मिलकर रात दिन काम करते थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से काम भव्य हुआ। एक बात महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति कितना काम करता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कितने लोगों से अच्छा काम करवा सकता है, और ये लीडरशिप की बहुत बड़ी टेस्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मुझे पता है कि जब लोग प्रमोशन होने के पहले रहते हैं, तो अक्सर बोलते कि उस बड़े साहब हमको अधिकार नहीं देते, और जब ये बड़े साहब बनते हैं तो वो यही काम करते हैं कि अपने जूनियर को कोई अधिकार नहीं देते। मैं स्टेज पर बैठे हुए लोगों के बारे में ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि कोई भी आदमी विकेंद्रीकरण करने में जड़ी अड़चन होती है, पर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये सक्सेस करने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पीढ़ी तक, आरओ तक हमारी जो यंत्रणा है वो कैसा काम करती है, इसके ऊपर मूल्यांकन होगा। आज यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा हुई कि जैसे आपने अच्छा काम किया है और जिसका क्रेडिट हम सबको मिलता है, वैसे देश का 40% पोल्यूशन हमारे सेक्टर के कारण होता है। देश में 1,68,000 लोग मरते हैं, जिसमें से करीब 50,000 से ज्यादा लोग हमारे नेशनल हाईवे पे मरते हैं। हमारे देश का 3.8% जीडीपी का नुकसान होता है, और 18 से 35 वयोवर्ग में मरने वालों की संख्या 60,000 है। आप समझ लीजिए कितने बड़े प्रमाण पर लोगों की मृत्यु हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं मंत्री बना तो पीछे पड़ा ब्लैक स्पॉट निकालो, तो 4,000 ब्लैक स्पॉट निकले। अभी मेरी जानकारी है कि अब ये स्पॉट की संख्या और 4,000 से बढ़ी है। तो ये ब्लैक स्पॉट बढ़ते ही जा रहा है। इसका मतलब शुरुआत के समय में जो प्रीलिमिनरी लेवल पर जो डीपीआर बनाने वाले हैं और जो पीडी और आरओ है, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने रोड बनाने के पहले उसके ऊपर जाकर विजिट करके उसका चेकिंग करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। कभी यहाँ कमियां हो सकती है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अब काफी दिन हुए, पर उस हाईवे का जब रोड सेफ्टी ऑडिट हुआ तो उसमें करीब अनेक प्रकार की गलतियां निकली, मिस्टेक्स निकली। अब वो पूरी मिस्टेक जब सुधारी गई
तो एक्सीडेंट का और मरने वालों का प्रमाण 50% कम हुआ। तो वो मेरी गलती थी, उसमें स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो ये बोनाफाइड मिस्टेक है, हमको नहीं समझ में आया। तो मेरा आपको यही कहना है कि रोड सेफ्टी का एक चैलेंज आप सबके सामने है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर, डीपीआर कंसल्टेंट, आरओ, पीडी, हमारे इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स थोड़ा कॉशियसली करिए। रोड के जो हमारी साइनेज है वो अभी भी कंफ्यूज करते हैं। मैं दुनिया की बात छोड़ दूं, मैं एक बार बलती रोड पे चला गया क्योंकि साइनेज ठीक नहीं थे। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप तो इंजीनियर हो, तो कोई बात अगर आप स्पेसिफिकली चेक करेंगे तो यह छोटी छोटी बातें आपके नजरों में आएगी, और उसको अगर समय पर आप रेक्टिफाई करोगे तो भविष्य के अनेक प्रॉब्लम्स निर्माण नहीं होंगे। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो अच्छा हुआ वो तो अच्छा है ही, और उसके लिए आप सब अभिनंदन के लिए पात्र है। पर जो अच्छा हुआ इससे और अच्छा करने का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और उसकी विजन लेकर और अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से काम होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे कि लगातार उनको अवार्ड मिल रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं मिल रहे? इसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड मिला, मुझे उसकी कहानी मालूम है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट आईएलएफएस का था, आईएलएफएस फेल हो गई। उसके पहले एलएनटी थी, एलएनटी ने काम छोड़ दिया। मैं रोज बहुत टीका टिप्पणी होती थी। जब वो प्रोजेक्ट में आज जिसको पुरस्कार मिला उस कॉन्ट्रैक्टर को 2 पैकेज मिले थे, पर उस समय कुछ फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो रहा था। तो मेरे पास आया, तो मैंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, एक काम किसी को दे दो, बहुत दिन हुए शुरू नहीं हो रहा। उसने कहा मैं करूंगा। मैंने बोला तुम करोगे ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, पर एक काम ठीक से करो, ये किसी और को आप देख लो। उसने एक काम दूसरे को दे दिया, एक काम खुद को लिया, खुद काम किया, अच्छा किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया और उसको अवार्ड मिल गया। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जब कोई आदमी अड़चन में आता है या कोई आदमी लॉस में आता है या कोई धंधा चलता नहीं है या कोई एक्सीडेंट होता है, नहीं एकदम वो दोषी होता है, ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी होती है कि उस व्यक्ति को फेल्यूअर्स का सामना करना पड़ता है। पर ऐसे इसमें निराश न होते हुए फिर से एक बार आगे निकलना चाहिए। मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो मैं जिस पार्टी में काम करता था उसका भविष्य बहुत ही बेकार था। जो चुनाव लड़ते थे वो हारते ही थे। और मैंने एक बार सत्कार किया, क्योंकि मैं काम करता था, तो विजय उम्मीदवारों का सत्कार किया। तो विजय उम्मीदवारों का मतलब था जिनका डिपॉजिट बचा है उनका मैंने सत्कार किया था, यानी जीतने वालों का नहीं। पर मुझे विश्वास था हम लोग काम करते रहे, और एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई। तो पराभव से निराश नहीं होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। मेरे एक मित्र थे, बहुत विद्वान थे, वो उनको बहुत बड़ी मान्यता थी। देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां उन्होंने ली थी, कांग्रेस के मंत्री थे, राज्यसभा सदस्य थे। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। बोला क्यों? बोले तुम्हारी पार्टी में कोई भविष्य अच्छा नहीं है, तुम ये पार्टी छोड़ दो। बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, जो होगा सो होगा। बाद में उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, और वो किताब वो रिचर्ड निक्सन करके अमेरिकन राष्ट्रपति थे, उनके जीवन पर थी। आपको याद होगा वाटरगेट का कांड जब हुआ था तो वॉशिंगटन में रिचर्ड निक्सन को उनके एक एरिया में लोगों ने रहने के लिए भी मनाही की थी। इतना लोगों के मन में उनके प्रति हेट्रेट था। और ऐसे समय उन्होंने अपना आत्मचरित्र लिखा था, और उस आत्मचरित्र की बात जो है मैं जिंदगी में याद रखता हूँ, बहुत बार बताता हूँ। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, द मैन इज फिनिश व्हेन इज डिफीटेड। नहीं, मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। पराजय होने के बाद कोई समाप्त नहीं होता। युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। चैलेंजेस किसके लाइफ में नहीं है, अड़चने और समस्या किसके लाइफ में नहीं है, पर चैलेंजेस और अड़चन और समस्याओं पर जो मात करते हैं वही आगे जाते हैं। और ये बात सबको लागू है, और इसलिए अनुभव से सीखते हुए परफेक्शन की तरफ जाना, यही हमारा सबका प्रयास है। हम लोग चाहते हैं कि
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और हमारी पर्यावरण को, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कंट्रीब्यूट करें। और मुझे लगता है कि लोगों को पड़ता है कुछ दिनों के बाद। ये बाम्बू के क्रैश बैरियर की मैं बात करता तो मेरे साथ के आजू बाजू के इंजीनियर हंसते थे कि क्या क्या नया नया लाते हैं, कि बोले ये क्या होगा। पर वो बाम्बू का क्रैश बैरियर इंदौर के इंस्टीट्यूट में पास हो गया। मैंने टॉयलेट का पानी बेचने का काम 7 साल पहले किया मेरे शहर में। मुझे 300 करोड़ रुपए मिलते हैं हमारे को, महानगर पालिका को, टॉयलेट का पानी बेचा। अभी अलग अलग प्रकार की ऐसी बातें होती कि जो आउट ऑफ बॉक्स होती है, उस पर लोगों का विश्वास होने के लिए टाइम लगता है और जो प्रयोग करते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता। जो टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं उसमें मैं मजाक में कहता हूँ, आपके यहाँ एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, मैंने उसका नाम डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है। मैं जब मीटिंग में बुलाता हूँ तो NHAI के RO और PD की तरफ देखते रहता है, मेरे तरफ नहीं देखता हूँ। मैंने बोला पहले इसको पढ़ाने के बराबर आपने। तो ये ऐसे इंजीनियर कुछ काम के नहीं है, जो कुछ कहने की ताकत रखेंगे कि ये गलत है तो काम होगा, जो अगर नहीं रखेंगे तो मुश्किलें होगी। ये बात जरूर है कि बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। बॉस ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि सबऑर्डिनेट कुछ बताता है, अपनी गलती निकालता है, तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि हमारे में बहुत बड़े सुधार हो रहे हैं और सुधार होते समय मैं आज सेक्रेटरी साहब को बहुत दिनों से अनुरोध कर रहा हूं। उनने गति शक्ति जैसा एक बहुत अच्छा प्लान बनाया, तो मैंने उनको ऐसा रिक्वेस्ट की है कि ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दो कि कोई भी PD और RO को कौन से दिन ये EOT और COS का प्रपोजल मिला, कितने दिन में किसने रखा और कितने दिन के बाद निर्णय किया। ये अगर हो जाएगा तो आपका NHAI और अपना सब आधा सुधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं तुमको बताता हूं, ज्ञान कोई कम ज्यादा रहे, निर्णय करो, फाइल को पेंडिंग मत रखो। जो तुमको लगता, मैं आई एम द लास्ट पर्सन, आज तक 10 साल में मैंने गैर कानूनी काम नहीं बताया। पर अब मुझे लग रहा है कि जो आर्बिट्रेशन में अवार्ड आते हैं तो एक बार उनका भी तो सत्कार करें कि जिनके कारण हमको 1000 2 हजार करोड़ का चूना लगा। अच्छा, वो वहां रुकते नहीं, 1000 1,500 करोड़ का चूना उसी केस में लगाकर अगले प्रोजेक्ट में फिर से चूना लगाने की तैयारी कर लेते हैं, फिर वही गलतियां वहां करते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमें बोनाफाइड मिस्टेक्स होगी तो सुधारना होगा और टाइम ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल जगत में टाइम नाम का जो शब्द है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी से भी महत्वपूर्ण है और इसलिए समय पर निर्णय करना, ये बात अगर हमने की तो मुझे लगता है हमारे आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। वैसे मैं नेगेटिव बातों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं और अच्छा हम अच्छे है ही, पर और अच्छा कैसा बन सकते इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूं। और इसीलिए जब आज के कार्यक्रम का आयोजन हुआ तब मैंने यही कहा था कि एक बार जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको हम ये कहें कि ताकि उनको तरफ देखकर बाकी लोगों को तो लगे कि हम भी अच्छा काम करें, तो उनका हम सत्कार करें। जिन जिन लोगों ने जान बचाई हमारी टनल के स्केप में, तो कितना बड़ा घटना हुई थी, तो उन लोगों को भी हमने आज गौरवान्वित किया। सेक्रेटरी साहब ने सुझाया कि हमने उनको भी करना, और उन्होंने जो लोग चुने वो नीचे लेवल पर जो काम करने वाले थे उनको बुलाया। प्रमुख लोगों के साथ साथ तो जो छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने वहां बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उनका हमने सत्कार किया। बात छोटी है पर इससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन उस व्यक्ति को मिलता है। तो आने वाले समय में हमने काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, हमें बहुत अच्छी मान्यता मिली, पब्लिक रिकॉग्निशन मिला। आपके बदौलत पार्लियामेंट में हमारे सब्जेक्ट पर मुझे जब चर्चा हो रही थी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 70 MP बोले बिलोंग्स टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी। और उस दिन मुझे भी आश्चर्य लगा कि 70 में से 70 अलग अलग पार्टी जो हमारे घोर विरोधी है, हर व्यक्ति ने भाषण की शुरुआत पहले मेरा अभिनंदन किया, मुझे धन्यवाद दिए और फिर भाषण शुरू। यानी इसका मतलब आप सब लोगों ने जो किया हुआ काम है वो ऑल कॉर्नर में रिकॉग्नाइज हुआ और उसी के लिए लोग NHAI को, NHIDCL को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देते हैं। अड़चने हैं, समस्या है, प्रॉब्लम्स है,
पर उसमें से भी मात करके हम आगे जा रहे हैं, आगे जाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है ओनरशिप। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मैं कहता हूं कि एनएचआई में टूरिस्ट बहुत आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा हूं कि जो आदमी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहता है उसकी ओनरशिप अलग होती है। ये जो टूरिस्ट आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसा होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का। वो उतने दिनों तक रहते हैं, उसमें से भी अच्छे लोग होंगे, उतने दिनों तक रहते फिर चले जाते हैं। तो हमारा इंडिपेंडेंट कैडर फ्रॉम ए टू जेड हमारा खुद डेवलप करें, हम उनका अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग करें, वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका नॉलेज उनको दें, हम आईआईटी में उनको भेजें और वहां से आकर वो उस ज्ञान का उपयोग करके अच्छा कार्य करें। यही हम सबकी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। मुझे लगता है कि ये इसका संबंध डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से है। जब तक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा तब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर भी डेवलप नहीं होगा और जब तक तीनों सेक्टर डेवलप नहीं होंगे तब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारे एनएचआई ने अच्छे अच्छे रोड जो बनाए, मिनिस्ट्री ने, ये रोड के कारण कितना बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एक रोड के कारण कितनी इंडस्ट्री आई है, इस एक रोड के कारण कितनी प्रगति और विकास हुआ है। मुझे याद है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के टनल से मैं आया, मुझे बहुत आनंद हुआ। आज ये टनल का कंसल्टेंट, डिजाइन कंसल्टेंट कौन है मुझे पता नहीं है, पर मेरा अभिनंदन उसके पास जरूर पहुंचेगा। इतना सुंदर टनल का डिजाइन किया और इस प्रोजेक्ट का डिजाइन किया है कि स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। जब विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मेरे घर पर आए थे और जब विषय निकला तो उन्होंने बताया, नितिन जी क्या है, इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, देश को इसका अभिमान है। वो बोलते बोलते रुके नहीं। यानी इतना सुंदर प्रोजेक्ट बना है, इतना सुंदर डिजाइन है, इतना अच्छा काम हुआ है और बचत भी हुई है। तो मुझे लगता है कि नेचुरली ये सब बातें आने वाले 100 साल लोग याद रखेंगे। मैं आपको सही बताता हूँ कि मैं तो कोई चीजें याद रखता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं रोज सुबह उठता हूँ और नया सोचता हूँ। पर अमिताभ बच्चन ने एक बार मुझे कई बात आपको बता रहा हूँ। मैंने उनको एक बार मिले थे तो मैंने कहा, अमिताभ जी मेरे को फाइटिंग की पिक्चर बहुत पसंद है। मैं जब स्टूडेंट था तब 3rd क्लास में बैठकर, पहले लाइन में बैठकर तुम्हारी दीवार और तुम्हारा जंजीर 3-3 बार देखता था और फाइटिंग में बड़ी मजा आती थी। तो मुझे वो कह रहे थे, नितिन जी पिक्चर अगर चलते हैं और अच्छे होते, तुमको पसंद है, गाने भी होते तो और अच्छे लोगों को लगते हैं, पर मैंने इतने अच्छे हिट फिल्में दी, वो फिल्म 1 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। पर मैं रोज घर से निकलता हूं और मुंबई में कहीं भी जाता हूं तो रोज तुम्हारी याद करता हूं, क्योंकि मुंबई के 55 फ्लाईओवर और वर्ली बांद्रा के कारण रोज मेरा समय बचता है। अब मैं मुंबई को भी भूल गया, मैं वो जो हमारा समुद्र में बना है वर्ली बांद्रा सी पे, उसको भी भूल गया, फ्लाईओवर को भी भूल गया। मेरा जाना भी मुंबई कम होता है, पर लोग मुझे नहीं भूले। मुझे एक बहुत अच्छी बात है, एक बार ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बारे में ये नहीं हो रहा था तो मैं भी मुंबई जा रहा था, तो मैं विस्तारा फ्लाइट में था। तो वो उसमें ज्यादा बिजनेस क्लास में सीटें नहीं होती, पीछे बैठा था एक जन, यंग लड़का था, 35 साल की उम्र होगी, टॉय लगाकर, स्मार्ट। तो उसने तुरंत देखकर वो मेरे पास आया और हवाई जहाज में नीचे झुककर वो मुझे नमस्कार किया उसने। मैं बड़ा संकोच हो रहा, ये क्यों कर रहे हो? सर क्या पूछते हो? बोले आपने मेरी जिंदगी बनाई। मैंने क्या आपकी जिंदगी में? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूं। बोले आपने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, मेरी वहां 350 एकड़ जगह है, मेरा दिवाला पीट चुका, मेरा अकाउंट एनसीएलटी में चला गया, मेरे काम अधूरे पड़े थे, जैसे जैसे आपका काम बढ़ते गया मेरी कीमत बढ़ती गई, आज मैं 8 से 10 हजार करोड़ का आदमी बनाऊं तो मैं पैर नहीं पड़ू तो क्या करूं? तो मैंने उसको मजाक में कहा, फिर एक काम जरूर करना कि दिल्ली में अभी तक मेरा घर नहीं है, मंत्री है तब तक सरकारी घर है, जरा रिजनेबल प्राइस में मुझे घर जरूर देना। मैंने उसको मजाक में कहा। देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। एक हाईवे के आजू बाजू में
कितनी बड़ी टाउनशिप बन रही, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने बंगले घर बन रहे, ये सब आपके कारण हो रहा है। ये देश जो बढ़ रहा है इसमें हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम जरूर अभिनंदन के लिए पात्र है, पर इसके साथ साथ ये जो आज हमने सबका सत्कार किया है, निश्चित रूप से इसमें हमको समाधान है कि हम अच्छे इसमें आए, पर इससे आगे भी हमको जाना है और वर्ल्ड बेंचमार्क को और निश्चित रूप से हासिल करना है, क्वालिटी अच्छी बनाना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, ऐसा हमने नहीं दुनिया ने जब कहा तो निश्चित रूप से हमें इसका सबसे बड़ा समाधान मिलेगा। आप सबके प्रयासों से उस सपने को आप सब लोग जरूर पूरा कर सकते हैं और पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार सभी जिन लोगों को अवार्ड मिले उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।